Hello. Okay, voice is clear. So I welcome you all in the today's session. Today's session, as you can see on the screen, is related to the prelims examination, right? So we must first do the basic things related to the examination. कि एग्जाम के बारे में पढ़ाई करने से पहले हमें ये देखना है कि एग्जाम के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और कितना समय है हमारे पास और हम कैसे इन सारी चीजों को ओवरऑल प्रिपरेशन मोड में लेके आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के लिए है वो ये कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कई अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, राइट? तो ये कोर्स या जो हम आगे क्लासेस लेने वाले हैं या ओवरऑल जो हम तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी 2027 की, इट विल बी टारगेटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है? बहुत से बच्चे जो हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे देते हैं बट स्टिल उनकी ओवरऑल प्रिपरेशन जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी नहीं रहती। क्लियर? उस कारण से क्या होता है कि हर साल उन्हें प्रीलिम्स की पढ़ाई बार बार 3-4 महीने पहले से शुरू करनी पड़ती है। अगर एक कैंडिडेट ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से पढ़ाई करके चलता है, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाई करता है प्रीलिम्स की चाहे मेंस एग्जाम की, तो उसे आइडियली 60 डेज लगने चाहिए फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। कितने लगने चाहिए? 60 डेज। 60 डेज में उसका कट ऑफ क्रॉस होना चाहिए, राइट? मेंस एग्जामिनेशन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इंक्लूड्स द क्लासेस एंड देन आंसर राइटिंग। लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक बार अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका हर बार आपके पास 60 डेज। कुछ बच्चे जो इस बार मेंस के बाद मेंस की तैयारी करते करते प्रीलिम्स दिए हैं, उन बच्चों ने 30 डेज में भी तैयारी की है और प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक किया है। सो प्रीलिम्स इज यस द इजीएस्ट स्टेज, बट यस द ओवरऑल फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज अ बिग वन। कहने का मतलब है कि इफ 1 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, उसमें से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सर वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्ट हो जा रहे हैं? तो इजी स्टेज तब हम इसको बोल सकते हैं जब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी हो, एक टाइमलाइन हो, प्रॉपर नोट्स हो, बुक्स, सोर्सेस, एवरीथिंग वी शुड हैव वेरी वेरी थॉरो एंड सिंगल। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज नहीं होने चाहिए, हमारा रिवीजन एक ही सोर्स से बार बार होना चाहिए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो अपनी क्लास 10th 11th 12th की स्कूल की कॉपियों से आज तक मीन्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक स्टूडेंट है हमारी जो 10th 11th में जो उसने जनरल साइंस के कुछ नोट्स बनाए थे, बहुत अच्छे से बनाए थे, आज भी वो उसी से रिवाइज कर रही है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एक बार सोर्स अच्छे से रिफर करते हैं, उससे नोट्स बनाते हैं, उससे सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसी को बार बार आपको रिफर करना चाहिए सो दैट आपके फैक्ट्स का जो रिटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग। क्लियर? तो सबसे पहली बात, तो आज हम जो यहाँ पे क्लास में बातें कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें 2027 सर क्रैक करना है, राइट? एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एड्रेस करने हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। हमें किसी भी प्रोसेस में डायरेक्टली जंप नहीं कर जाना है, ठीक है? दिस एग्जाम इज वेरी स्ट्रेटेजिक। इवन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑलवेज एन स्ट्रेटेजिक एग्जाम। Strategy is very very important, and that strategy should not be devised by the candidate. That is also very important. एक बच्चे को अपनी स्ट्रेटेजी बार बार नहीं बनानी चाहिए. He should only become a executioner of the strategy. Because आप जिस विंग में जा रहे हैं एग्जाम में, किस विंग में जा रहे हैं? गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग में जा रहे हैं। क्लियर? तो यू शुड बी अ गुड एग्जीक्यूशनर। आपको ज्यादा दिमाग स्ट्रेटेजी में नहीं लगाना है, उसके लिए हम बैठे हैं। वी आर दी मेंटर्स, वी आर दी गाइड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू। तो सर वैसे ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी? तो स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है हमारे टाइमलाइन पे। किस पे डिपेंड करती है? टाइमलाइन पे। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज दी टाइमलाइन। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम सपोज प्रीलिम्स के जस्ट बाद बहुत सीरियसली पढ़ाई शुरू कर देते तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती। आज हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? नोटिफिकेशन आने के बाद। ये वो बच्चे नहीं हैं जो मेंस दे रहे हैं बार बार, कुछ नए बच्चे हैं, उनको किसी ने बता दिया होता है कि जैसे ही 30 दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आएगा आप तैयारी शुरू कर देना, 2 महीने बहुत हैं। बट इट इज अ फ्लॉड स्ट्रेटेजी। कभी 2 महीने में बिगनर का प्रीलिम्स नहीं क्रैक हो सकता। ठीक है? तो सर अभी हमारे पास क्या क्या टाइमलाइन है, एक वो देखेंगे। दूसरी बात, सर उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में हमें क्या क्या कवर करना है, मींस हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस, नोट्स क्या हमें बनाने हैं सर, हम रिवीजन कैसे करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी हम बातें आज के सेशन में करेंगे। उसके बाद सर ये टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजी टू कवर कॉमन टॉपिक्स फॉर मेंस एंड द प्रीलिम्स।
अब जैसे आप में से कुछ बच्चों के मन में ऐसा थॉट है कि सर मेंस भी तो क्लियर करना होगा, अगर हम आज से सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे तो कैसे क्लियर होगा? बिल्कुल सही बात है। प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का गैप मिलता है वो 100 डेज 120 डेज के अप्रोक्सीमेटली मिलता है, दैट इज द बेसिक ट्रेंड, राइट? लेकिन उस 120 डेज में आप ऑल 40 यूनिट्स, मेंस में कितनी यूनिट्स हैं? 40 यूनिट्स हैं, पेपर 1 से 4 तक, फिर हिंदी है, फिर निबंध है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? ओनली 10 यूनिट्स, राइट? तो हम जो आज प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करेंगे उसमें ऐसा क्या करें सर कि मेंस के लिए भी हमारी तैयारी हो, राइट? या मेंस की कौन सी ऐसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें जिससे ओवरऑल हमारी तैयारी हो और हम आने वाले एग्जाम में सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर पाए, राइट? ये सवाल भी बहुत से बच्चों के मन में है। प्रीलिम से रिलेटेड तो है ही, बट मेन से रिलेटेड भी उनके मन में डाउट है, वो भी मैं क्लियर करूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट। डन। इसके बाद सर ये जो हमारा बैच शुरू हो रहा है प्रीलिम संज्ञान बैच, इसमें हम कैसे चीजों को कवर करेंगे, कितनी क्लासेस होंगी, कब तक क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद भी क्या हमें सपोर्ट मिलेगा, आपका गाइडेंस मिलता रहेगा, राइट? ये सारे सवाल जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के फीचर्स क्या हैं और क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। So these are some of the things which we need to understand, right? So I hope I am audible, clear, and my overall plan for this class is clear to all of you. Done? चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है सर, टाइमलाइन एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बता दीजिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सपोज वी आर सिटिंग हियर इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट? अभी हमारे पास पूरा 2026 1 2 3 4 5 मंथ्स यहाँ पे बचे हमारे पास। देन 2027 का हमारे पास जनवरी मंथ है। फेब्रुवरी में जो संडेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7th 14th एंड 21st। ऑल्दो कुछ ऐसी र्यूमर्स हैं कि मार्च में ही प्रीलिम्स होगा, बट वी शुड नॉट प्रिपेयर अवरसेल्व्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आप फेब्रुवरी को अपने हाथ में ना लें, आप ये एब्ज्यूम करके ना चलें कि फेब्रुवरी मंथ मेरा पास है और इसमें मैं कुछ रिवाइज कर लूंगा या कुछ स्पेशल टेस्ट दे लूंगा। ये सब सोचना हमारे लिए बहुत ही डेंजरस और रिस्की हो सकता है, ठीक है? तो आप तो मान के चलें कि फेब्रुवरी के मंथ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। 2025 का प्रीलिम 16 फेब को हुआ था। 2026 का प्रीलिम्स जो हुआ वो 26 अप्रैल को हुआ था, राइट? अब इस साल कुछ र्यूमर्स ऐसी हैं कि मार्च में होगा। सो वी कैन नॉट से एज ऑफ टुडे कि एग्जाम कब होगा, बट फेब में भी एग्जाम हो चुका है। एग्जाम तो वैसे जनवरी में भी हो चुका है पहले, बट फेब इज द डेट जो हम मान के चलते हैं। क्लियर? तो फेब्रुवरी के मंथ में आपके जो 3 संडेज स्पेशल डेट्स हैं वो ये हैं 7, 14 एंड 21st। आप भी कैलेंडर देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइमलाइन है वो है जनवरी तक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी कहानी यहीं से शुरू होगी कि हमारे पास समय कितना है। तो सपोज वी आर स्टार्टिंग टुडे, तो 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स आपके पास है। कितने मंथ्स हैं आपके पास? ओवरऑल 5 मंथ्स का टाइमलाइन है। सर 5 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 5 मंथ्स में कितने डेज हो गए? एवरेज 30 डेज के हिसाब से आपके पास 150 डेज का टाइमलाइन। क्लियर? जनवरी में भी मैं मान के चल रहा हूं 15 जनवरी तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे काम होते हैं प्रीलिम्स में एंड मोमेंट पे करने के लिए। बहुत सारे मिनरल्स का डेटा अपडेट करना पड़ता है, क्रॉप्स का डेटा अपडेट करना पड़ता है, राइट? फेब्रुवरी मंथ तक अगर हम जाते हैं तो सर्वे आ जाता है, बजट आ जाता है, बहुत सारी रीसेंट इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। और जो 2026 का प्रीलिम्स का पेपर था उसमें तो उन्होंने अप्रैल के पेपर में मार्च का भी करंट अफेयर्स पूछा है, रिलेटेड टू सम कन्वेंशंस, रिलेटेड टू सम सेमिनार्स। ये जो चीजें होती रहती हैं, कोई रिसेंट रिपोर्ट आ गई, आरबीआई की कोई रिपोर्ट आ गई, वॉट एवर, और फिर उस पर्टिकुलर सेशन का थीम क्या है, उस पर्टिकुलर कन्वेंशन की थीम क्या है, लाइक दैट। तो करंट अफेयर जो एमपीपीएससी ने कवर किया था वो मार्च मंथ तक किया था इस बार के पेपर में। तो अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हैं तो आपको भी जनवरी मंथ तक का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। कहानी क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि लास्ट में अपडेट्स के लिए बहुत सारा समय आपको निकालना पड़ता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपने एक बार भी तैयारी की होगी तो आपको पता होगी, नहीं की है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो लास्ट का मंथ विल बी वेरी हैक्टिक। और ये वाला जो मंथ है जनवरी का, यहाँ पे 2-3 जो इश्यूज आने वाले हैं। आप फैक्ट्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाएगी। जनवरी नहीं, आपको प्रॉब्लम तो दिसंबर मंथ से हो जाएगी अगर आप आज से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम फैक्ट बहुत अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं। सर एमपी का आपने एरिया पूछ लिया, मैंने बोल दिया 308252 स्क्वायर किलोमीटर। सर ये कोई सवाल था?
ये जो मैं डेटा आपसे बोल रहा हूं ये भी डेटा आप भूल जाएंगे। आपको मैं बोलूंगा नर्मदा की लेंथ, आप बोलेंगे 1312, सर एमपी में 1077। ये फैक्ट भी जनवरी आते आते और दिसंबर आते आते आप गलत बोलना शुरू कर देंगे। ये होने ही वाला है, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, और आप 100% इसे एक्सपीरियंस करेंगे। दैट इज माई एक्सपीरियंस विथ ऑल द कैंडिडेट्स। वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स भी अगर आप हैं तो भी आपका फैक्ट्स रिटेंशन का प्रॉब्लम होगा। फैक्ट्स रिटेन करना, डेटा रिटेन करना, क्यों सर? अभी जो आसान लग रहा है बाद में टफ क्यों होगा? बिकॉज यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स इन योर माइंड, थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स। इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पर्सनैलिटीज हैं, उनके बर्थ ईयर, उनकी डेथ ईयर, जिस तरह के सवाल एमपीपीएससी पूछता है, राइट। फिर बैटल की डेट्स हो गई, राइट। अभी मैं आपसे 1 2 3 बैटल ऑफ पानीपत ही पूछ लूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप उसके ईयर और डेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हो सकता है आपको याद हो क्योंकि हम सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पूरी 10 यूनिट्स की बात करते हैं और जब पेपर 100 क्वेश्चन का आता है तो चैलेंज सबसे बड़ा होता है फैक्ट रिटेंशन। ठीक है, सो हम ये चीज को 100% एनकाउंटर करेंगे, और अगर आज इसको हम एक्सेप्ट कर लें कि क्या क्या हमारे आगे आने वाले समय में चैलेंजेस आने वाले हैं, तो हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो सकती है, और उस चैलेंज को हमें डील कैसे करना है वो भी हमें समझना होगा। ठीक है, सो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स 150 डेज है, बट इसमें से भी हम टारगेट करेंगे कि हम कैसे भी करके 120 डेज में अपने कंटेंट को खत्म करें। कहानी क्लियर? 120 डेज में क्या करें? हम अपनी क्लासेस को यानी कंटेंट को रैप करें, और उसके बाद फिर हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद हमें फैक्ट्स या करंट अफेयर्स पे काम करना है, राइट। बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स पे एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं लास्ट के मंथ्स पे, तो थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी हमको अभी से देखना शुरू करना पड़ेगा। आई विल गाइड यू कहां से आपको करंट पढ़ना है। संदेश मैगजीन पढ़ना है तो उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, रोजगार निर्माण अगर आपको पढ़ना है तो वहां से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां से भी क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट को भी हमें लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये जो 5 महीने हैं आने वाले, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रिगरस ऑल्सो। इंपॉर्टेंट एज वेल एज रिगरस। रिगरस मतलब आज से आपको दिन में अगर समय मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कुछ कमी है। आपको दिन में जो भी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, कुछ बच्चे आप में से वर्किंग है तो वो कम से कम 5 से 6 घंटे निकालें, सुबह 4 घंटे निकालें 5 से 9 बजे तक, और रात में भी आके सोने से पहले 1.5-2 घंटे का रिवीजन जरूर करें। कहानी क्लियर? तो 6 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में आपकी ओवरऑल स्टडी आवर्स होने चाहिए। और आपको दिन में अगर समय मिल रहा है तो आपकी अप्रोच में कुछ गड़बड़ है, आपको समय मिलना ही नहीं चाहिए तैयारी के टाइम पे। हमेशा यू शुड बी ओवरलोडेड, और आपको समय मिल रहा है तो आप मुझे फोन करके बताइए कि सर मुझे 1 घंटा फ्री मिल रहा है, मैं इसमें क्या करूं और मैं क्या कमी रह जा रही है मेरी प्रोसेस में, राइट। सो दीज आर द 5 मंथ्स वी हैव, एंड इन 5 मंथ्स वी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इनसाइड आउट, इन डिटेल एंड विथ ओवरऑल इन डेप्थ नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। सर इसमें लेकिन क्या हम पूरे दिन प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं सर, व्हाट टू कवर इन गिवन टाइमलाइन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? व्हाट टू कवर इन द गिवन टाइमलाइन। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज है, हम में से कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ये वाला स्टेप स्किप कर दें। कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 1, एंड दैट इज द क्लासेस। उसके बाद हम कुछ बच्चे सोचते हैं सर डायरेक्ट हम नोट्स पे आ जाते हैं, क्या ही जरूरत है क्लास की, नोट्स ही तो पढ़ना है, फैक्ट्स ही तो रिटेन करने हैं। वी विल कम टू दैट स्टेप बाय स्टेप, बट हम पहले करते हैं कि एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्लासेस लेना है, फिर हमें नोट्स बनाना है, फिर हमें उसके बाद नोट्स का रिवीजन करना है, दैट इज द स्टेज नंबर 3, राइट। इसके बाद हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं सर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यस दैट विल बी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि एमसीक्यूज सॉल्व करते टाइम कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, व्हाट विल बी द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हम वन लाइनर नोट्स का क्या मतलब है सर? वन लाइनर नोट्स का मतलब है जो भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और आप उसे सॉल्व करेंगे, उसे फैक्चुअल टेक अवे की तरह, वन लाइनर की तरह आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। कैसे करना है? वन लाइनर की तरह ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एमसीक्यू सॉल्व किया, हमने उसमें टिक कर दिया और फिर हम आगे बढ़ गए, मजा आ गया सर 100 क्वेश्चन लिख कर दिए मैंने सॉल्व और इसमें मेरे 83 सही है, और आप इस प्राइड के साथ आगे बढ़ गए, पेपर साइड में रख दिया। बच्चे जनरली टेस्ट को यानी एमसीक्यूज को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। पेपर रिवाइज नहीं करते,
राइट और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उस पेपर की जो इफेक्टिवनेस है, मतलब आपकी ओवरऑल प्रोसेस जो था प्रिपरेशन, उसकी जो इफेक्टिवनेस है एग्जाम में आते आते खत्म हो जाती है। फिर एग्जाम के दिन क्या होता है, हमें लगता है कि हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया है इस तरह का, लेकिन हम अभी फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे। इस पूरे एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिकॉलिंग, इस बात को समझे आप। इस पूरे एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिकॉलिंग, सबसे बड़ा चैलेंज है रिकॉलिंग, और हमें इसे इंप्रूव करना है, राइट। जैसे पंच प्रयाग की बात करता हूं तो एकदम से मैं आपसे पंच प्रयाग बोलूंगा तो आपको सीक्वेंस याद आ जाना चाहिए, फिर उसमें कौन कौन से रिवर्स हैं ये याद आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो रिकॉलिंग कितनी क्विक हो रही है आप, बस यही डिसाइड करेगा। क्विक एंड एक्यूरेट दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्विक, कुछ बच्चे जैसे उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो बोलते हैं सर थोड़ा सा हिंट दीजिए ना सर, उसका फर्स्ट वर्ड बता दीजिए ना सर, तो कुछ ऑप्शन दे दीजिए ना सर, मुझे क्लिक कर जाएगा। ये सबसे काम नहीं चलेगा आपके एग्जाम में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको जरूरत पड़ रही है फर्स्ट वर्ड की, हिंट की, ऑप्शन की, इसका मतलब आप प्रीलिम से ऑलरेडी बाहर हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको जल्दी भी याद करना है और एक्यूरेट भी याद करना है। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्विक आंसर। सो एक्यूरेसी बढ़ाना है, रिकॉलिंग बढ़ानी है, उसके लिए मैंने ये फिफ्थ स्टेप ऐड किया है आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में, कि किस तरह से आपको इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में अप्रोच करना चाहिए एमपीपीएससी 2027 के प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो अभी तो मैं जो है इस पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूं कि हम पर्टिकुलर गिवन टाइमलाइन में कैसे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज देंगे फाइनल। ये टेस्ट सीरीज हम नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, अभी से हम टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दूंगा आपको बुलेट पॉइंट वाइज, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व करें, लेकिन टेस्ट सीरीज में अभी एकदम से ना कूद। ये सजेशन मैं मेंस के बच्चों को भी देता हूं और प्रीलिम्स के। टेस्ट सीरीज में एंट्री करने से पहले होता क्या है, बच्चा टेस्ट सीरीज को डे 1 से देना शुरू कर देता है, अभी अगस्त सितंबर से टेस्ट सीरीज देना शुरू करता है, और उसका अगर स्कोर 70 एंड बिलो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस डे 1 से गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्विंग, वन लाइनर नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब नहीं किया, तो टेस्ट सीरीज में आपके स्कोर्स अच्छे नहीं जाएंगे। कहानी क्लियर। दूसरी प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज के साथ एक इशू ये भी होता है कि जब बच्चों का टेस्ट होता है उस समय तो वो उस कंटेंट को दिन रात रिवाइज करते हैं, सपोज उस यूनिट को दिन रात रिवाइज करते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट देने जाते हैं तो 90 क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम जब आता है तो उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा और ब्लंडर पे ब्लंडर करके आते हैं। कहने का मतलब हम आज कुछ टॉपिक पढ़ें, आज रात में कोई टॉपिक कवर करें और कल जाके टेस्ट दें, ये एक्चुअल रिकॉलिंग पावर नहीं है, इस बात को समझिए। आपने ताजा ताजा फ्रेश पढ़ा और अगले दिन आप टिक करके आ गए, ये एक्चुअल टेस्ट आपकी रिकॉलिंग पावर का नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा और पूरी 10 यूनिट और 10,000 फैक्ट्स आपके सामने होंगे, तब आप लास्ट 2 डेज तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ माइंड, पीस ऑफ माइंड के साथ सोचोगे कि मेरे को एग्जाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और एग्जाम में नेचुरली कौन कौन सी चीजें आपको याद आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज जब हम सारी चीजें पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, मल्टीपल यूनिट्स कवर कर लें, फिर हम देखेंगे कि हम टेस्ट सीरीजों में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि टेस्ट सीरीज को थोड़ा समय दें। कोई जरूरत नहीं है अभी से टेस्ट सीरीज में जंप करने की। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 30 या 31 ऑफ दिसंबर के अराउंड, फिर उसी दिन से हम टेस्ट में लग जाएंगे, और फिर उस दिन से हम ऑलरेडी तब तक हम ऑलरेडी हर यूनिट को रिवाइज कर चुके होंगे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे और फिर टेस्ट में बैठेंगे। ठीक है, तो जितने रिवीजन बढ़ेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा, उतनी बेटर रिकॉलिंग होगी, उतनी एक्यूरेट रिकॉलिंग होगी, उतनी क्विक रिकॉलिंग। तो ये है मेरा ओवरऑल 6 स्टेप प्रोसेस, जिससे हम पूरे प्रोग्राम में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर, स्ट्रैटेजी टू कवर कॉमन टॉपिक्स फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, हम इतना पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेंस का क्या? क्या सिर्फ प्रीलिम्स निकालना हमारा मकसद है? हमारा मकसद ऐसा नहीं है, हमें तो एग्जाम निकालना है। प्रीलिम्स तो सर क्वालिफाइंग है, मेन मार्क्स किसके जुड़ते हैं? मेंस एग्जाम के मार्क्स जुड़ते हैं, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। तो मेंस के लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया था, उनको मैंने एक कॉमन टॉपिक की लिस्टिंग भेजी थी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। मेंस एग्जाम में हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? 40 यूनिट्स हैं।
क्लियर। अब अगर आप ध्यान से प्री और मेंस के सिलेबस को रीड करेंगे, राइट, अगर आप ध्यान से प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को रीड करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये 10 यूनिट्स की जब मैं मैपिंग करता हूं इन 40 यूनिट्स में, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी यूनिट्स फिल्टर होके आती हैं मेंस की? 17 यूनिट्स फिल्टर होके आती हैं। कहने का ये मतलब है कि ओवरलैपिंग जो है मेरे पास मेंस के सिलेबस में 17 यूनिट्स का है। ठीक है, तो 40 में से 17 यूनिट्स ऐसी होंगी जो आने वाले 5 महीने में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप में से जो बच्चे डेफिनेटली 2027 आप सभी क्रैक करना चाहते हैं, तो जो बच्चे बिल्कुल ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी कवर करना चाहते हैं, कुछ बच्चों का ऑलरेडी कवर है, वो सिर्फ प्रीलिम्स में ध्यान देना चाहते हैं तो वो प्रीलिम्स में ध्यान दें। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए नए पढ़ाई से जुड़े हैं, राइट, कुछ दिनों कुछ महीनों से पढ़ना शुरू किए हैं और उनको लगता है कि सर हमें थोड़ा मेंस का भी आप गाइडेंस दीजिए, बहुत बच्चों के कॉल आए, राइट, तो उन बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि ये 17 यूनिट्स आपको कवर करनी है इन द कमिंग 4 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी यहां प्रीलिम्स की भी क्लासेस चल रही हैं, पैरेलल में आपको इनकी मेंस की क्या कवर करना है सर, ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं तो क्लासेस भी आप जो है वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, राइट। यहां पे आपको उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमारा एक प्रोग्राम आंसर राइटिंग का है, वो भी आज से शुरू हो रहा है सेकेंड हाफ में, जिसमें हम सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स को ही कवर करेंगे आने वाले 4 महीने में, राइट। टारगेट तो मेरा 3 मंथ्स है, बट थोड़ा आगे पीछे भी हुआ तो 4 महीने में वी विल कवर दैट। एंड ऑफ द डे आप उन हर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जो मेंस 2027 में थोड़ा सिंसियर प्रिपरेशन चाहते हैं, जो बिगनर हैं, राइट। और इसमें अगर उन्हें नोट्स की मदद चाहिए, नोट्स की हेल्प चाहिए, तो वो भी वो ले सकते हैं। तो दिस इज द ऑल्टरनेट प्लान, क्योंकि होता यह है कि प्रीलिम्स की क्लास के साथ आप 6 घंटे 7 घंटे जो भी देंगे, 8 घंटे देंगे, उसके बाद माइंड आपका एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है, क्योंकि फैक्ट्स पढ़ना, उनको बार बार रिवाइज करना, एक टाइम के बाद क्या होता है कि लगता है आज का बहुत हो गया सर, बस अब मेरा दिमाग चलना बंद हो रहा है। दैट इज व्हाट हैपेंस। क्योंकि जैसे कि आपने एक और फैक्ट बताता हूं आपको, जैसे आपने देखा होगा कि अभी प्रीलिम्स देने के बाद बच्चे 1 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई भी पढ़ाई नहीं किया। मैं बोलता रहा फोन कर करके कि बच्चों आ जाओ, मेंस की तैयारी शुरू कर दो, 26 अप्रैल को प्रीलिम्स हो गया था, बट बच्चे घर से मोमेंटम ही गेन नहीं कर पा रहे थे कि इंदौर आए या फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो बर्न आउट हो गए, क्योंकि उनके प्रीलिम्स के जो फैक्ट रटने की जितनी उन्होंने सैचुरेशन के बाद कोशिश की, उसके बाद उनके ब्रेन ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, तो वो कूल डाउन पीरियड लगभग लगभग 1 महीना चला, राइट। तो हम इस बर्नआउट से बचने के लिए क्या करेंगे? हम इस पूरी प्रोसेस को, अगर आप दिन में सपोज 10 आवर्स पढ़ते हैं, तो हम इस पूरी प्रोसेस को 7 आवर्स में लिमिट करेंगे और 3 घंटे का कूलिंग पीरियड देंगे। 3 घंटे का कूलिंग पीरियड कहने का मतलब है उस पीरियड में क्या करेंगे? हम आंसर राइटिंग करेंगे। उस समय हम फैक्ट नहीं रट रहे होंगे, उस समय हम नोट्स भी नहीं बना रहे होंगे, उस समय हम एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। हमने जो भी कुछ सीखा है उसको अपना पेन चला के लिखेंगे। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन लिखना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। बट ये कूलिंग पीरियड अगर आपने खुद को दिया पर डे, तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन प्रोसेस स्मूथ चलेगी और साथ ही साथ आपका मेंस का सिलेबस भी खत्म होते जाएगा। ओवरऑल आपकी 23 यूनिट्स बचेंगी। 23 यूनिट्स आप जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट डे आपके पास आंसर की आ जाएगी, प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की देने के बाद, देखने के बाद आपके मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी जो स्ट्रैटेजी है और मेरे जो कोर्स को सीरियसली आपने फॉलो किया, सिंसियरली आपने फॉलो किया, डेडिकेशन के साथ फॉलो किया, तो आप 100% आपका कट ऑफ जो भी जा रहा होगा उस पेपर के हिसाब से जाने वाला होगा, उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स के कट ऑफ में टेंशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट डे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसके 2 दिन का और गैप ले लीजिए, 4-5 दिन का गैप सफिशिएंट होता है। आपने घर वालों के साथ रिलैक्स किया प्रीलिम्स के बाद और आप सीधे आ जाएंगे मेरे पास कि सर अब ये जो 23 यूनिट्स हैं इसको हम जल्दी से कवर करें, इसके लिए हमें गाइड करिए, क्योंकि अब हमारे पास 100-120 दिन होंगे, जो भी कैलेंडर होगा उस हिसाब से, और फिर हम मेंस को एस कैसे कर सकते हैं, मेंस क्लियर कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की स्ट्रैटेजी, मतलब अगले जून जुलाई तक हमें क्या क्या करना है उसकी मैंने पूरी रूपरेखा, पूरी आउटलाइन, पूरी अप्रोच आपको क्लियर की। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार आपको पीछे ले जाता हूं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, कीप दैट इन माइंड। सबसे पहले तो वी आर हियर टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू ऑफ 2027, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए फिर हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम। उसके बाद व्हाट टू कवर इन द गिवन टाइमलाइन, सर इस टाइमलाइन में हम क्या क्या चीजों को कवर करें। थर्ड पॉइंट है स्ट्रैटेजी टू कवर कॉमन टॉपिक्स फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, सर उन टॉपिक्स को हम कैसे कवर कर सकते हैं जो कॉमन है, और मेंस की प्रिपरेशन को साथ में कैसे चला सकते हैं, और मेंस की प्रिपरेशन अगर पैरेलल चलानी है तो कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए, इस पे भी हमने डिस्कशन किया। एंड नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट अवर प्रोग्राम कि अब हम ये प्रीलिम्स के बैचेस को कैसे रन करेंगे। कहानी क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। ठीक, तो ये है आपके पास टाइमलाइन। हाँ, अब यहां पे एक पॉइंट और, एक पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको और पॉइंट आउट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो ये कि जो भी मैं क्लास में बोलूं, जो भी मैं बोलूं वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। राइट, जो भी मैं बोल रहा हूं वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। अब यहां पे हमने यहां पे डिस्कस किया कि हम नोट मेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? नोट मेकिंग करेंगे। अब ये नोट मेकिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्या आप क्लास की स्लाइड नहीं देंगे? बिल्कुल दूंगा, बैच में अपलोड भी होगी। तो सर फिर हम स्लाइड से ही पढ़ लेते हैं, क्यों हम फिजूल में नोट्स बनाएं, क्यों हम नोट्स इतना पेन घिसें? और अल्टीमेटली तो सर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ टिक करना है, हमें वहां आंसर लिखना तो नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं है, कोई वन लाइनर भी नहीं है कि उसके बाद आंसर लिख के ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर हम नोट्स क्यों बनाए? नोट्स आपके एग्जाम की नेसेसिटी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके नोट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे आज ही निकाल के अलग कर दीजिए। ठीक है, एज एन एस्पिरेंट दिन में 5 से 6 घंटा आपको मिनिमम लिखना है, मिनिमम लिखना है, दैट इंक्लूड्स क्लास के सारे नोट्स। तो अगर सपोज मैं यहां पे स्क्रीन पे आज की जो क्लास, जो ओरिएंटेशन क्लास हम ले रहे हैं, इस क्लास का भी एक एक डेटा आपके रजिस्टर में होना चाहिए। तो पहली हैबिट आज सक्सेस के लिए आपको जो डालनी है वो ये कि अगर हमने आज इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं तो आपके रजिस्टर में, आपकी नोटबुक में, और जो भी आप खरीद रहे हैं, जो आप जिसमें आप ऑलरेडी लिख रहे होंगे मे बी, वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए। स्लाइड्स से कोई रिवाइज नहीं करेगा, रिवीजन सिर्फ नोट्स से होंगे, इस बात को ध्यान में रखें। यस, नोट्स विल बी बल्कि, नोट्स बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बनाना है, क्योंकि ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं इनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे मतलब 17 यूनिट्स ऐसी हैं जो मेंस में भी कॉमन है। और अगर आपको 2027 क्रैक करना है और अभी तक आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, राइट, आप बुक्स से पढ़ रहे थे, खुद को अवेयर कर रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है, अब वो रेड लाइन आ चुकी है कि नोट्स बनाना शुरू कर दें। बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता एमपीपीएससी या किसी यूपीएससी किसी भी एग्जाम में, ये बात 100% ट्रू है। लेकिन बच्चे भागते हैं, बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्या जरूरत है, स्लाइड से पढ़ लेते हैं, हमारी सर फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो सब कुछ भी है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी टू से, सिलेक्शन के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स का मतलब सिर्फ वो नोट्स नहीं होते जो क्लास में सब्जेक्ट के होते हैं, ये स्ट्रैटेजी की भी आपकी एक डायरी अलग होनी चाहिए। तो ये भी मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, दो तरह की चीजें होंगी, आपको एक स्ट्रैटेजी डायरी बनानी है, बहुत सारी बातें इसमें मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द क्लासेस, जब पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, कंटेंट दूंगा, ठीक है, इतनी सारी बातें मैं ऐसी ऐसी बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग खुलेगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहां कहां से इंटरकनेक्शन बना रहे हैं, राइट, जो शायद डायरेक्ट टेक्स्ट में नहीं दिख रहा हमको। मैं एकदम यूनिट 10 पढ़ाते पढ़ाते यूनिट 1 में चला जाऊंगा, फिर यूनिट 5 में चला जाऊंगा, फिर उसके पीवाईक्यू का आपको एनालिसिस दूंगा, क्या फोकस एरिया है, क्या क्या फैक्ट आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, एंड वी विल प्रिडिक्ट द क्वेश्चन आल्सो इन द फॉर द कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, लास्ट में आते आते कि ये क्वेश्चन आने वाला है। जैसे हाल ही में जो मेंस का पेपर हुआ उसमें भी मैंने बहुत से क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे, आए। ठीक है, सो आपको भी वो चीज अडेप्ट करनी है। तो पहली तो आपकी एक डायरी होगी, छोटे साइज की थोड़ी सी बना लीजिए, एक पॉकेट डायरी इन द सेंस नॉर्मल डायरी, वो वाली नहीं जो स्पायरल छोटी पॉकेट वैसी नहीं, डायरी बनाना है A4 साइज से छोटी, जिसमें हम स्ट्रैटेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? स्ट्रैटेजी। और दूसरा आपका जो है नोट्स रजिस्टर होगा। अब नोट्स रजिस्टर कैसा होगा सर? नोट्स रजिस्टर के लिए रूल्ड होगा, बेसिकली आपको पता है कि एमपीपीएससी में ब्लैंक रजिस्टर्स में कुछ भी नहीं लिखा जाता।
रूल्ड यानी लाइन वाला रजिस्टर चाहिए आपको, और उस लाइन वाले रजिस्टर में भी क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। ऐसा ही रजिस्टर लेंगे, एक साइड की मार्जिन कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपको 30 सेंटीमीटर की एक स्केल ले लेनी है। डे 1 है आज, ये सारी स्टेशनरी शॉपिंग आपको आज करनी है। अपने आप को एक स्कूल के कैंडिडेट, स्कूल स्टूडेंट की तरह डील करना है। और जब भी आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं तो दूसरी जो स्केल ले रहे हैं आप 1 फीट वाली, उससे पेन से, पेंसिल से राइट साइड भी मार्जिन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड भी मार्जिन ड्रॉ करेंगे। डे 1 से ये काम करना है, डे 1 से। क्लियर? आज से हम अपने आप को रैंक 1 यानी सिलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे नीचे मेरा कोई गोल होता ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक पहुंचना है, सिलेक्ट होना है, तो डे 1 से वो काम करना पड़ेगा जो आपको अगले साल सिलेक्शन तक क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, सो आज गलती नहीं करनी जिसको हम करेक्ट करने में फिर महीनों वेस्ट करें। डे 1 से सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इफेक्टिव काम करेंगे। तो रूल्ड रजिस्टर्स होंगे आपके, एंड टेक गुड कॉपी। 10 रुपए महंगी कॉपी मिल रही है, रजिस्टर मिल रहा है, सस्ता मत ढूंढना। राइट, आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो, बहुत हाई गोल्स हैं आपके, तो आपको इन्वेस्ट भी करना है। क्लियर? तो छोटी छोटी जगह पैसे नहीं बचाने। कौन से पेन से लिखना है उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। बॉल पेन से लिखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम नोट्स बनाते वक्त पायलट पेन से लिख लेते हैं, नोट्स बनाते वक्त हम जेल पेन से लिख लेते हैं, अगले साल मेंस आएगा तब हम बॉल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी ब्लंडर नहीं करना है। मुझे हर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है जो बच्चा करता है, बचता है, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, या जस्ट आउट ऑफ फियर, वॉट एवर द रीजन इज। बट वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी, डे 1 से नहीं करनी। आपको सीधे सीधे रास्ता पकड़ना है सक्सेस का, जो जैसा मैं बताता जाऊं, सिंपल आंख बंद करके उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रूल्ड कॉपी। जो डायरी है वो भी रूल्ड रहेगी। इसमें आपको पर डे स्ट्रेटेजी लिखना है, पर डे। हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ध्यान देने वाली है। ध्यान देने वाली बात वो होती है जो एग्जाम हॉल में हेल्प करती है, प्रिपरेशन प्रोसेस को टारगेटेड बनाती है टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स द सक्सेस, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो ये डायरी में आज के सेशन की जितनी बातें हैं ये किस में जाएगी, डायरी में। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लास कंटेंट पढ़ाऊंगा तो किस में जाएगा, नोट्स में। कंटेंट के बीच में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, वो फिर किस में जाएंगी, इसमें। इसमें भी लिख लेना यहां पे, कहां पर, जहां मैं मार्जिन छुड़वा रहा हूं यहां पे। जब भी कहीं पढ़ाते पढ़ाते स्ट्रेटेजी बताई तो वहीं स्ट्रेटेजी नोट डाउन कर लिया यहां पर, और प्लस उस स्ट्रेटेजी को पिक करके डेट के साथ इस डायरी में भी ऐड कर लिया कि सर ने 1 अक्टूबर को ये भी बताया था ज्योग्राफी की क्लास में, या फिर 10 नवंबर को ये भी बताया था ट्राइब्स की क्लास में, या वगैरह वगैरह जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डेट के साथ ये भी चलेगी और टाइमलाइन भी चलेगी। और पर डे आपको ये डायरी खोल के एक बार देखना है कि सर ने डे 1 में क्या क्या ध्यान रखने का बोला था, कौन कौन से स्टेप्स ध्यान रखने के लिए बोले थे। आज मेरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं कितना पढ़ पाया। ये सब एनालिसिस हमको हर दिन करना है, हर दिन सोचना है कि हम अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं कि नहीं। We need to be self-analytical and constructively critical about our own preparation process. तब हम जाके सही रास्ते में चलेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सही रास्ता जो है, जो राइट पाथ जो है, वो स्लिपरी होता है। आप चलना तो शुरू करते हैं लेकिन स्लिप हो जाते हैं, आप ऑफ रूट हो जाते हैं। फिर आपको रूट में लाना पड़ता है कि भाई आपको 10 घंटे पढ़ना था, आज आप 6 घंटे पढ़ पाए। इस बीच में आपकी बहन की शादी आएगी, भाई की शादी आएगी, घर में त्योहार आएगा, राखी आएगी, दिवाली आएगी, बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे, आप खुद भी बीमार पड़ जाएंगे, आपको समहाउ घर की कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन होगी कि आपको घर वालों की हेल्प करनी पड़ेगी या उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा रास्ता है और ये जो हमारी टाइमलाइन है, ये स्लिप होगी, ये मिस होगी, होना ही है, ये इनएविटेबल है। लेकिन वापस हमको सही रास्ते में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली क्लास में क्या बोला गया था, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो हम जब जब इसको रिफर करेंगे हम वापस से ट्रैक में आएंगे, खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, खुद पे ध्यान दे पाएंगे कि नहीं नहीं मेरा स्टडी आवर्स कम हो रहा है, मुझे इसे बढ़ाना है, राइट, एंड आई हैव टू डू इट। और मुझे सर को भी करके दिखाना है कि सर ये मैं वापस से ट्रैक पे आ गया हूं, मैं 6 से 10 घंटे वापस लेके आ रहा हूं पढ़ाई में, वॉट जो भी आपके स्टडी आवर्स हैं उसका अपना 100% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था अलोंग विद द स्ट्रेटेजी। 7th पॉइंट कि हाउ टू मैनेज
प्रिपरेशन प्रोसेस। क्लियर? तो इसी के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी डायरी का सपोर्ट लेना बताया। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो अवेलेबल, ये तो मैं तो हुई अवेलेबल आपके लिए, ऑन द कॉल, ऑन द मैसेज, राइट? तो मेरी आप 100% गाइडेंस और मेंटरशिप में रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए, ये सारे आपकी आज डायरी में होने चाहिए। अगर आप में से कोई सिर्फ सुन रहा है तो वो लेक्चर को मिस कर रहा है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सर अब ये जो संज्ञान बैच है हमारा प्रीलिम्स का, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं आने वाले महीनों में और कैसे हम प्रीलिम्स के सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि ये ब्रोशर आपके पास ऑलरेडी होगा, कोर्स फीचर आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे कि क्लासेस आपकी फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों होंगी। क्यों सर? इसलिए होंगी क्योंकि मेंस के जो 2 मार्कर हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन मेंस के 2 मार्कर्स में आते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल। जैसे कल की डेट में आर्टिकल 12 का क्वेश्चन आ गया मेंस के पेपर में, राइट? आर्टिकल 12 दिख रहा है, ठीक है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन आया। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी। आपको खुद पता है कि हिस्ट्री से एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स आते हैं। अष्टदिग्गज पे क्वेश्चन आया था। क्लियर? तो आपको जब भी पढ़ना है, ये मत सोचना कि प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही हैं तो वन लाइनर फैक्ट देते रहेंगे और काम हो जाएगा। नो, अगर आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की है, आपको हेडिंग, सब हेडिंग, उसकी भी सब हेडिंग और उसके अंदर के फैक्ट स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता है, आप प्रीलिम्स में फंस जाएंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे और वहां फ्रस्ट्रेट होंगे एग्जाम हॉल में कि यार इतनी पढ़ाई की और मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं 82 में से भी मेरे अभी 10 गलत होंगे, 12 गलत होंगे, 70 के बाद माइनस कर लो 1/3 तो 4 और मैं तो 66 पे आ गया। ये जो सिचुएशन एग्जाम हॉल में होती है तब होती है जब हमारी स्टडी बहुत एनालिटिकल नहीं होती, सिर्फ फैक्चुअल होती। तो हमें दोनों तरह की स्टडी को कंबाइन करना है। किसी भी टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं उसको इनसाइड आउट पढ़ना है और सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, वन लाइनर वे में नहीं पढ़ना है। फैक्ट्स तो हम पढ़ेंगे लेकिन सिस्टमैटिक हेडिंग, सब हेडिंग, किसके अंदर क्या पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर कौन से फैक्ट पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमको देखनी है और हम इन क्लासेस में देखेंगे। प्री प्लान टॉपिक डेडिकेटेड टू द डे, वीक, मंथ। कहने का मतलब है हमारा प्लान है कि हमें 10 यूनिट्स, स्पेशली 9 यूनिट्स, एक तो करंट है, 9 यूनिट्स को कैसे हम 120 डेज में कवर करेंगे। वी हैव ऑलरेडी प्लान दैट। उसके बाद जो भी क्लास होंगी, सर इसके नोट्स मिलेंगे कि नहीं, आपने तो बोल दिया कि सर नोट्स बनाना है। यस, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकता है क्लास में आपसे छूट जाएं, आप ना लिख पाएं, या जैसे एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा क्लास में, वो भी आप नहीं लिख पाएंगे, सपोज आपने सुन लिया, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर में अभी और समझाऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो पीडीएफ मिलेंगी आपको, नो नीड टू वरी। जितनी भी क्लास में पीडीएफ पढ़ाया जाएगा, जो भी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको अपलोड हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नोट मेकिंग है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहने का मतलब है नोट्स उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है नोट मेकिंग का, नोट मेकिंग तो करनी ही करनी है। दिस इज अवेलेबल ऑन द पैनल कि आपने ठीक है रेफरेंस ले लिया कि अरे ये मेरे से छूट गया था, सर ने यहाँ कुछ बताया था, मैंने नोट डाउन कर लिया। सो ड्यूरिंग द क्लास प्लीज नोट मेकिंग करें। नोट पीडीएफ्स आपके सपोर्ट सिस्टम में हमेशा रहेंगी, राइट? उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट दीज आर नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर नोट्स, ये बात ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। नोट मेकिंग से बचना नहीं है और नोट मेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज फॉर योर सपोर्ट, नॉट द एंड। इसके बाद डेली रिवीजन ऑफ टॉपिक विद एमसीक्यूज। जो भी क्लास में हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे एमपी ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो हम पहले टॉपिक में कवर करेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस, फॉरेस्ट के बारे में, फिर उसके बाद लिखा है हिल्स एंड प्लेट्यूज। तो पहले बुलेट पॉइंट से एमपीपीएससी ने क्या क्या पूछा और अब हम इसको कैसे होलिस्टिकली तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एमसीक्यूज हैं क्लास के एंड में उसको सॉल्व भी करवाया जाएगा। उसके बाद जब आपकी यूनिट कवर हो जाएगी या बुलेट पॉइंट कवर हो जाएगा तो फिर आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें टाइमलाइन नहीं, रिकॉलिंग इंपॉर्टेंट होगी कि एक्यूरेट याद आए तो ही टिक करिए। क्योंकि अब आपका एग्जाम कैसा हो चुका है, निगेटिव मार्किंग का हो चुका है। और आप में से बहुत बच्चों को मैंने देखा जिन्होंने अभी रिसेंट प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, तो उन्होंने बोला कि सर हम खुद को रोक नहीं पाए मार्क करने से, वहां पे बबल करने से। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है और हमारी एक अप्रोच और कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, और उस प्रेशर में खुद को ही टारगेट देके जब हम प्रेशर में आ जाते हैं तो हम बहुत एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देते हैं, जिसको हमें आता भी नहीं था वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं कि अरे क्या मुंह दिखाएंगे सर को कि 90 टच नहीं कर पाए,
हम तो 30 मार्क आते टेस्ट सीरीजों में टॉप करते थे, भवरकुआ की, इंदौर की, मध्य प्रदेश की, कहीं की भी। तो प्रेशर ना लें, अपना पेन वहीं रोक दें जहां आपको नहीं आता। ये बहुत टफ है, लेकिन ये डेवलप करना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा टू इनहांस स्कोर एंड अवॉइड निगेटिव मार्किंग। तो हमें टेस्ट सीरीजों में ये भी सीखना है, प्रैक्टिस टेस्ट से ये भी सीखना है कि हमें निगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी। आपके पास आज ही मैं बता देता हूं, एमपीपीएससी 2027 के प्रीलिम्स में आपके पास 8 to 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करने का स्कोप होगा बस। वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वो 5-6 पे लिमिट हो, बट होता नहीं है। एग्जाम प्रेशर भी एक ऐसी चीज होती है जो बच्चा फेस करता है, अंडरस्टैंड दैट। 8 से 10 क्वेश्चन इज द मैक्सिमम रॉन्ग यू कैन डू, और आपको स्कोर लाना है 75। और अगर इसका मतलब है -3 है, -4 भी कराया तो 79, और 79 + 2 तो 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसमें से मैक्सिमम 10-12 गलत हो सकते हैं, 12 भी मतलब एक्स्ट्रा ले रहा हूं, 10 ही मान के चलिए। उससे भी -3.33 हो जाएगा, तो 75, 76, 77 मतलब इसी रेंज में आपको रहना है, तो आपका कट ऑफ बहुत कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत टफ होता है। एग्जाम हॉल में बच्चे हड़बड़ाते हैं कि अरे मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं तो रुक जाऊंगा। बताओ इतना कम। कितने बच्चे थे जो इस साल 82 स्कोर करके भी मेन लिस्ट में आए, 82 अटेम्प्ट करके भी मेन लिस्ट में है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। बात समझ रहे हैं आप? तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ एक्यूरेट यू आर। ऑब्वियसली बात है, 70 ही अटेम्प्ट करोगे फिर तो रैंक लिस्ट से बाहर ही हो। कहने का मतलब है इफ यू आर 82+ इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट देन द एक्यूरेसी मैटर्स। अब 82 से 90 क्वेश्चन पे आप आ गए अटेम्प्ट करते करते, वो पूरे 8 गलत हैं, तो ऐसे अटेम्प्ट का क्या मतलब हुआ? निगेटिव मार्किंग पेपर में आपको 3 क्वेश्चन और पीछे लेके चला जाएगा, और ये ब्लंडर हमको नहीं करना है। तो अभी तक 2025 तक निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो बच्चे जैसे तैसे 100 करके आ जाते थे पूरा। उनको क्या है, बट टिकी तो मारना है, राइट? लेकिन अब ये काम और अब ये अप्रोच जो है वो नहीं चलेगी। क्लियर? तो प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करेंगे, डेली रिवीजन भी देखेंगे, पीडीएफ प्री प्लान। साथ ही साथ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। सर क्लासेस ऑनलाइन मोड में अवेलेबल रहेंगी? बिल्कुल सही। सर 1-to-1 गाइडेंस? यस। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर आज ये दिक्कत आ रही है, आज वो प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% आई विल बी अवेलेबल। कई बार ऐसा होता है आई एम बिजी इन द क्लास, आंसर राइटिंग क्लास में, या बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, वो भी गाइडेंस लेते हैं। तो प्लीज गाइडेंस के लिए एक टाइम स्लॉट ले लें कि सर मैं कितने बजे आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? समटाइम्स आई एम नॉट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर मोमेंट कि आप कॉल करें और मैं फोन उठा लूं, बट यस आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बांध लीजिए कि सर मुझे 6 बजे क्या मैं आपसे कनेक्ट कर लूं, या मैं ही आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे आप फोन करके जितनी भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी रिवीजन में, नोट मेकिंग में। सर मेरी हैंडराइटिंग कैसी है, ठीक नोट्स बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेंस का आंसर तो लिखना ही है। तो डे 1 से हर चीज पे ध्यान देंगे अपन। ठीक है? जो भी डाउट है क्लियर होगा। फैकल्टी से इंटरेक्शन वो तो आप लोग ऑलरेडी बना हुआ है मेरे से, और प्रीलिम सिलेबस न्यू वाला पूरा कवर होगा, राइट? सो ये सारी बातें प्रीलिम संज्ञान बैच की जो हम शुरू कर रहे हैं, इसकी जो बेसिक चीजें थी वो भी मैंने डिस्कस कर दी। ठीक है? अब मैं आपको लेके चलता हूं सिलेबस की तरफ कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस को अभी बुलेट पॉइंट्स में भी डिकोड नहीं किया होगा। ठीक है? तो मैं आपको आज बताता हूं कि प्रीलिम्स में हमें पढ़ना क्या होता है। क्लियर? तो सर यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो देखिए, यूनिट नंबर 1 आपकी क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? अब इसमें हमारे पास सिलेबस बुलेट पॉइंट्स के साथ दिया हुआ है एमपीपीएससी ने, बट हमें पहले हर चीज को क्वांटिफाई करने की आदत डालनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्वांटिफाई। कितने बुलेट पॉइंट्स हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कितने बुलेट पॉइंट्स हैं? तो आप यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बुलेट पॉइंट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो हमको कवर करना है, राइट? डिटेलिंग ऑफ द सिलेबस जो है इसमें मैं और नेक्स्ट आगे की क्लासेस में जाऊंगा, अभी बस यहां ही बता रहा हूं। यूनिट नंबर 1 डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूनिट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। कितने बुलेट पॉइंट है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बुलेट पॉइंट्स के साथ आपका यूनिट नंबर 2 है, दैट इज रिलेटेड टू द एमपी हिस्ट्री एंड कल्चर। सिलेबस की फाइल मैंने ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है, इसका प्रिंट आउट ले लें, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें। मैं हर चीज में किस पे फोकस कर रहा हूं? बहुत
हेल्प मिलेगी आपको अगर आप हर चीज की हार्ड कॉपी मेंटेन करके चलें, सिलेबस की, नोट्स की, राइट। कुछ बच्चे हैं टैबलेट में नोट्स बनाते हैं, अवॉइड इट। रिवीजन में हेल्प नहीं मिलती उससे, रिवीजन उल्टा और टफ होता चला जाता है। लास्ट मोमेंट पे आपको आपके बेड पे, आपके हॉस्टल के रूम में या आपके घर के रूम का जो बेड होगा, उसके बेड पे पूरी 10 यूनिट ऐसे रखी होनी चाहिए, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, जो हमने एमसीक्यूज किए हैं, जो वन लाइनर्स किए हैं। एट ए ग्लांस आपको कंटेंट रीचेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम आईपैड लेके उसमें नोट्स बनाते हैं, फिर ढूंढते रह जाते हैं कहां नोट्स बनाए थे, एक फोल्डर बंद होता है, दूसरा होता है। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी कंटेम्प्रेरी हमको स्टडी करनी पड़ती है। यूनिट 2 भी खोल रखा है, एमपी हिस्ट्री कल्चर, यूनिट 10 भी खोल रखा है। यहां हमने ट्राइब्स के बारे में क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने यूनिट 10 में क्या पढ़ा। तो ये सब जो है हार्ड कॉपी में ही पॉसिबल हो पाता है। प्लस फोटोग्राफिक मेमोरी, एग्जाम के दिन जो आपको नोट्स याद आते हैं, वो हार्ड कॉपी नोट्स ही याद आने चाहिए। आपने देखा होगा कि आप लोग पीडीएफ मोबाइल पे, टैबलेट में, लैपटॉप में ओपन तो करते हो, लेकिन उसके बाद उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं रहती। ये ट्रू है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी यानी मैंने देखा है और मुझे याद आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब आप कैसे नोट्स कॉपी में, कैसी कॉपी में लिखें, कैसे नोट्स बनाएं, हार्ड कॉपी में नोट्स बनाएं। तो आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आप लोगों के पास आज जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय भी है। तो जितना फंडामेंटल स्ट्रांग रखोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी और उतना इजीली एग्जाम क्रैक होगा। यूनिट 3 इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। कितने बुलेट पॉइंट्स हैं? 7 बुलेट पॉइंट्स वी हैव टू कवर। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड वेरी लेंथी यूनिट ऑल्सो। ये नहीं बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी लेंथी नहीं है, लेकिन यहां पर फैक्ट्स बहुत हैं। सागर सर विल गाइड यू कि कैसे इन फैक्ट्स को समझना है। और प्रीलिम्स का सिलेबस, बहुत से बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर को मैसेज करते हैं कि सर हमने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली। इससे कुछ नहीं होगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, आपने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ ली, जो भी कर लिया, इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। इस बात को ध्यान रखें, बिकॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो यहां पे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बेस्ड, राइट्स से भी क्या पूछ रहा है, स्टैट्यूटरी कमीशन से कौन से आर्टिकल्स पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से क्या पूछ रहा है। वैसे तो 26 के पेपर में पॉलिटी बहुत आसान आई थी, बट अब 27-28 में पॉलिटी टफ आने के चांसेस हैं। तो ये यूनिट बहुत क्रिटिकल है, लेंदी भी है। इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स वी विल सी। कितने बुलेट पॉइंट्स हैं सर? 9। इसके बाद हमारी आती है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सर इसमें क्या क्या पढ़ना है? इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो इंडिया जो है वो नीचे के 3 बुलेट पॉइंट में आपको मिलेगा, 6.7 से 6.9 तक। ऊपर के जो 6 बुलेट पॉइंट्स हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको? एमपी इकोनॉमी मिलेगी। अब यहां पे सर एमपी इकोनॉमी में क्या क्या कवर करना पड़ेगा? एमपी इकोनॉमी में आपको कवर करना पड़ेगा पूरा इकोनॉमिक सर्वे। और यहां से आपका जो मेहनत वाला पार्ट है, जो अपडेट और करंट वाला पार्ट है, वो निकल के आएगा। ठीक है। प्लस आपको और क्या कवर करना पड़ेगा? बजट। और क्या पढ़ना पड़ेगा? विकसित भारत के टारगेट्स। और क्या करना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेटेस्ट जीआई टैग। तो दिस सेक्शन इज वेरी डायनामिक। ठीक है। तो जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे लास्ट प्रीलिम्स में मैंने बच्चों को बताया, पढ़ाया, कंटेंट भी दिया, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का था। अब हम 25-26 पे जाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें नई हैं और क्या क्या हमको कवर करना है। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस ये भी होते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में नहीं आता। जैसे 24-25 का सर्वे इंग्लिश में आया था, 25-26 का नहीं आया। तो सर इसको कैसे पढ़ें? तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। वी विल सी दैट। तो दिस इज यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट इज साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। ये बच्चे जनरली यूनिट लास्ट में कवर करते हैं। ठीक है। जनरल एक ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको, और हमें इससे बचना है। ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इस साल भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक सिकल सेल पे आया था, मे बी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड, सिकल सेल पे था शायद। पूछा था कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है ऑफ द ट्रांसफर इफ द मदर एंड फादर, जो भी है। तो वो वाला जो क्वेश्चन था, सीधे सीधे यहाँ पे टॉपिक दिया है, जेनेटिक डिसीजेस, सिकल सेल, राइट, एनीमिया एंड ऑल दैट। ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है। लेकिन यहाँ पे टफ पार्ट क्या है? साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जैसे इस साल आया था
हैदराबाद का इंस्टीट्यूशन आया था, राइट? इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन पेपर, अगर आपने किया हो, अटेम्प्ट किया होगा तो या देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। तो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आता है, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से आता है, न्यूट्रिशन से आता है, डिसीजेस से, फिर हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम से। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और हमें इसको भी अच्छे से पढ़ना है, डरना नहीं है, स्किप नहीं करना है कि हम लास्ट में कुछ दिन में देख लेंगे क्योंकि क्या ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की मैंने एक फ्लॉड अप्रोच ये भी देखी है कि 8 यूनिट अच्छे से करके जाएंगे और 2 यूनिट्स को सिर्फ देख के चले जाएंगे। ये अप्रोच गलत है, ठीक है। आप इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं और कोई भी यूनिट आपको लाइटली तैयार नहीं करना है, कोई भी यूनिट को आपको वीकली तैयार नहीं करना है कि मैं इसको छोड़ता हूं, इसमें स्किप करता हूं। तो नेवर बी सिलेक्टिव, क्या ध्यान रखना है, नेवर बी सिलेक्टिव, सबको इक्वल अटेंशन एंड वेटेज देके आगे बढ़ना है। क्लियर? आई अंडरस्टैंड आप में से कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लाइकिंग होगी, जैसे कुछ की ज्योग्राफी अच्छी होगी, कुछ को हिस्ट्री अच्छा लगता होगा, कुछ की हो सकता है पॉलिटी अच्छी हो, कुछ को साइंस अच्छा लगता होगा। लाइकिंग इज गुड, बट दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम. So in administrative exam, you need to score well in all the sectors. That's why it's the most important and best quality of an administrator. ठीक है, आपको हर काम उतनी ही एफिशिएंसी और अच्छे से करना पड़ेगा, तब आप अच्छे मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। तो उसकी तैयारी आज से सीड्स डाल के होगी कि वॉट एवर सिलेबस इज गिवन टू मी, आई विल गिव माई 100% टू ईच एंड एवरी टॉपिक, इवन दो इट इज of my interest or it is not of my interest, it doesn't matter, I will give my 100%. ठीक है, so यूनिट 7 हो गया। यूनिट 8 में सर क्या है, करंट अफेयर्स, इस पे हम स्ट्रेटजी देखेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद आईसीटी आता है, वेरी लेंदी, यहाँ पे भी फैक्ट्स बहुत सारे हैं। जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको लगता है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यस, बिल्कुल इजी आते हैं, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस को टिक करना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप बहुत डीप में कंटेंट को ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि एमपीपीएससी के पास पूछने का स्कोप बहुत सारा है, वो कौन सा पिक कर लेगा फैक्ट आप भी नहीं जानते, ना हम जानते। तो हमें पूरी स्टडी एक्सटेंसिव करनी पड़ती है, हम सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सकते। सर एआई का फादर कौन था, रोबोटिक्स का फादर कौन था, एमपीपीएससी तो ऐसे सवाल पूछता है। अगर आप ऐसा सोच के तैयारी करेंगे तो अगले साल वो ये नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा वो आपसे नहीं बनेगा, और एक एक क्वेश्चन करके आप प्री से बाहर होते चले जाएंगे, राइट। सो इवन दो इट फील्स दैट द क्वेश्चंस आर इजी, जो दिख रहे हैं आपको पीवाईक्यू में, इट डजंट मीन दैट द कवरेज ऑफ द सिलेबस इज ऑल्सो इजी। यू नीड इन डेप्थ कवरेज सिलेबस, और इसीलिए मैंने संज्ञान की स्लाइड में सबसे पहला लाइन लिखा था, क्लासेस फैक्चुअल और एनालिटिकल बोथ, फैक्चुअल एंड एनालिटिकल बोथ। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग यूनिट। अगर आप मेंस में देखें तो ये सोशियोलॉजी के यूनिट 5 के लास्ट के 2 बुलेट पॉइंट्स में कवर है, फोक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, देयर कस्टम, देयर ट्रेडिशंस, देयर रिलीजियस बिलीफ्स, देयर फेस्टिवल्स। और आप अगर सोशियोलॉजी का पेपर देखेंगे मेंस का, तो उसमें आया है क्वेश्चन कि बैगा ट्राइब के रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताइए, गोंड के संस्कार के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मेजर ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर मेजर ट्राइब्स पढ़ेंगे यहाँ पे कि गोंड में क्या क्या पढ़ना है, बैगा में क्या क्या कवर करना है, तो यहाँ और वहां जो कनेक्शन है कॉमन टॉपिक्स का, हर चीज डिटेल में पढ़ी जाएगी। यहाँ पे ट्राइबल पर्सनैलिटीज पे भी क्वेश्चन आता है, फोक कल्चर पे भी क्वेश्चन आता है, ट्राइबल कल्चर, ये सेम लाइन मेंस में दी है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनके डायलेक्ट, उनका लिटरेचर, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करें। तो सर इसमें कितने बुलेट पॉइंट्स हैं, 5। तो सर ओवरऑल यूनिट 1 to 10 में कितने बुलेट पॉइंट्स हो गए, कैन यू काउंट इट? ओवरऑल अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास जो 10 यूनिट्स हैं, इस 10 यूनिट्स में ओवरऑल 67 बुलेट पॉइंट्स जो स्टैटिक है, एंड 3 बुलेट पॉइंट जो यूनिट 8 की है वो करंट। तो ओवरऑल कितने हो गए, 70 बुलेट पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ओवरऑल 10 यूनिट्स, 70 बुलेट पॉइंट्स, एंड अप्रोक्सीमेटली 140 डेज का हमारा टारगेट, या 150 डेज का जो हमारा टारगेट है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन में आपको एक बुलेट खत्म करना जरूरी है। कितने दिन में? 2 से 3 दिन में। ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट्स छोटी होती हैं तो एक दिन में भी हो जाती हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स बड़ी होती हैं जिनका सिलेबस ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा टर्म्स होते हैं, उसमें 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो वो वेरी करता है, बट एक एवरेज की बात करूं तो 70 बुलेट पॉइंट्स हैं और आज से आपके पास 5 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूं, 10 दिन दिवाली, रक्षाबंधन और न्यू ईयर के हटा रहा हूं, तो 140 डेज भी हैं, तो अप्रोक्सीमेटली पर बुलेट पॉइंट आपके पास 2 दिन है। कितने दिन है? 2 दिन। अब इस बात को अपने जहन में बैठा लें, सब कॉन्शियस माइंड हर जगह इसको घुसाएं कि भाई मेरे पास समय नहीं है। इवन दो मैं तैयारी अच्छे खासे समय पहले शुरू कर रहा हूं, स्टिल वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि अब इन 2 दिनों में क्या कर सकता हूं मैं? जब बुलेट के मुझे क्या क्या करने हैं, नोट्स, क्लासेस भी देखनी है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, एमसीक्यूज भी करना है, एमसीक्यूज के 1 लाइनर नोट्स भी बनाने हैं, फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट देंगे सर वो, फिर आगे जाके टेस्ट सीरीज देंगे वो, ये सारे काम आपको करने हैं पर बुलेट पॉइंट 2-2 दिन, 3 दिन में। ठीक है, सो टारगेट बड़ा है, स्ट्रेटेजी क्लियर है, रास्ता साफ है, टाइमलाइन डन है, सिलेबस की यूनिट्स देख ली कितनी है, वो भी डन है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा किया। तो आज आप लोगों को क्या क्या काम करना है? स्ट्रेटेजी डायरी खरीदनी है, रजिस्टर्स लेने हैं, अभी 2 रजिस्टर ले लीजिए एटलीस्ट रूल्ड वाले, पेन ले लीजिए, बॉल पेन ओनली, राइट? कुछ बच्चे V5 V7 से लिखते हैं, पायलट से लिखते हैं, जेल से लिखते हैं, इसे अवॉइड करें, राइट? बॉल पेन ही चूज करें, आज से डिसाइड करें कौन से पेन से लिखना है। उसके बाद सिलेबस की क्या करनी है सर? सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है, प्रीलिम्स का जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, सारा सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट ले लें। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमन टॉपिक्स पे कैसे कवर करना है ये स्ट्रेटेजी मैंने बताई। ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है आपकी नोट स्ट्रेटेजी डायरी में होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद सर कोई पीवाईक्यू की बुक है, दर्पण पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, वो आप पीवाईक्यू की परचेज कर लें, डे 1 ही परचेज कर लें। ऑनलाइन मिल रही है ऑनलाइन ले लें, नहीं तो इंदौर में भवरकुआ में कुछ बुक शॉप्स हैं, वहां से आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इट्स अ गुड, मल्टीपल पब्लिकेशन आती है, तो वहां से एक पीवाईक्यू की बुक खरीदें डे 1 कि क्या हमारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 2025 और 26 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका भी प्रिंट आउट ले लें, पेपर का, क्लासिफिकेशन ही नॉर्मल एमपीपीएससी का जो पेपर है उसका प्रिंट आउट लें और उसको भी अपने सिलेबस के साथ पीछे प्रिंट करा के स्पाइरल करवा लें। इतना काम आज की डेट में आपको करना है। डन? कल से हम प्रॉपर एमपी ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्लासेस शुरू करेंगे, जैसे सिस्टमैटिक वे में हमने डिस्कशन किया वो स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्लास शुरू हो गई, मेरे हाथ में पेन नहीं है, मेरे सामने रजिस्टर नहीं है, मेरे सामने स्ट्रेटेजी डायरी नहीं है, मेरे पास सिलेबस नहीं है और मैं क्या करूं, तो सिर्फ सुन लेता हूं। तो ऐसी पैसिव रिसीविंग मत करिएगा। इसीलिए आज मैंने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बताई, और कल से हम थोड़ा एक्सटेंडेड वे में पढ़ाई शुरू करेंगे और जितने भी टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, आई विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू वेरी मच।